क्या 7 दिनों के बाद में देश की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ज्ञानेश कुमार साहब वो चुप है, बिल्कुल खामोश है, उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर के खुलासा किया और इसके बाद में उन्होंने 18 बार सीआईडी की चिट्ठियों का जिक्र किया कि कर्नाटक सीआईडी की तरफ से केंद्रीय चुनाव आयोग को 18 बार चिट्ठी भेजी गई, 7 दिनों के अंदर आप इसका जवाब दीजिए। और अभी तक राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद जब 3 दिन बीत रहे हैं, अभी तक ज्ञानेश कुमार साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो क्या 7 दिनों के बाद में वो इस्तीफा दे देंगे? बात सिर्फ 7 दिन की है, या राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग पर पूरी तरह से प्रेशर बनाना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात जो रही राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ये थी कि इसमें उन्होंने एक बार भी मोदी जी का नाम नहीं लिया, एक बार भी अमित शाह का नाम नहीं लिया, एक बार भी बीजेपी का नाम नहीं लिया। चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, 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 आपने उठ लिया है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। जिस तरीके से इस बार ज्ञानेश कुमार के पीछे राहुल गांधी पड़े हैं, और राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिस मुद्दे को पकड़ लेते हैं, जिस चीज को पकड़ लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। अंबानी और अडानी, फिर उसके बाद में जातिगत जनगणना, कितने सारे ऐसे मुद्दे हैं जो राहुल गांधी ने एक बार पकड़े तो छोड़ा नहीं। ज्ञानेश कुमार को पकड़ लिया है, और ज्ञानेश कुमार को पकड़ करके राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा है, क्या वाकई इस्तीफा लेकर के ही राहुल गांधी मानेंगे? मैंने अभी आपको करीब करीब 1 महीने पहले एक वीडियो दिखाया था, और जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया था, और इस वीडियो में आगे आपको फिर से दिखाऊंगा कि कौन कौन से वो अधिकारी रहे जो मोदी जी के बहुत खास रहे, लेकिन एक वक्त में मोदी जी पर बोझ बन गए, या यूं कहें कि मोदी जी की बात को मानने से इनकार कर दिया। पता नहीं क्या वजह थी, क्या कारण थे, उनको इस्तीफा देकर के जाना पड़ा। तो क्या ज्ञानेश कुमार के साथ में भी वही होने वाला है? हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी इस बार कुछ आंकड़े लेकर के आए, और राहुल गांधी इस बार ये दिखाना चाहते हैं कि वो हवा में केवल बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक आंकड़ा सामने रखा कि 18 बार सीआईडी ने वो जानकारी मांगी केंद्रीय चुनाव आयोग से, यानी ज्ञानेश कुमार साहब से, उससे पहले उनके जो बॉस थे राजीव कुमार, उनसे, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग वो जानकारी नहीं दे रहा है। देखिए, ये जो लाइन है राहुल गांधी की कि 18 बार सीआईडी ने जानकारी मांगी, सीआईडी को जानकारी नहीं दी जा रही है, ये लाइन वो बहुत भारी है। ये लाइन लोगों को समझ में आ रही है, इस लाइन का जवाब नहीं है, क्योंकि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया 18 बार सीआईडी आपसे कुछ मांग रहा है, आप दे क्यों नहीं रहे हैं? आप राहुल गांधी को मना कर सकते हैं, आप किसी पार्टी को मना कर सकते हैं, किसी सांसद को मना कर सकते हैं। सीआईडी वो अगर आपसे मांग रही है तो आप कैसे मना कर रहे हैं? और ये जो लाइन है, ये ज्ञानेश कुमार पर भारी है। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए, आपने उठ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो, और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि यह काम संस्थाओं का था, यह काम मेरा नहीं था, लेकिन मैं फिर भी यह काम कर रहा हूं। राहुल गांधी से दरअसल इस सवाल पूछा गया कि क्या आप अब कोर्ट में जाएंगे इसको लेकर के, तो राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, बतौर विपक्ष के नेता मेरा काम यह नहीं है
लेकिन मैं फिर भी ये काम कर रहा हूं, मैं देश के संविधान को बचाने का काम कर रहा हूं। यानी एक तरीके से उन्होंने ये लाइन खींच दी कि देखिए ये काम मैंने हाथ में ले लिया है और इस काम में आड़े आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं ज्ञानेश कुमार, तो ज्ञानेश कुमार को तो जाना ही पड़ेगा। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। तो मेरी सोच है कि एज अ पेट्रियोटिक इंडियन, एज समबडी हु लव्स इंडिया, हु लव्स द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज माई ड्यूटी टू पुट द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अब अगर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस कुछ करना चाहते हैं वो करेंगे। उनमें भी बहुत लोग हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं सरप्राइज हो रहा हूं, इलेक्शन कमीशन से लोग आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और बढ़ रहा है वो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इतना सब कुछ होने के बाद भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरा हाइड्रोजन बम बाकी है, वो एच बम वो बाकी है। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि देखिए मैं इस स्टेज पर बिना सबूतों के नहीं आऊंगा। ये इतनी सारी जो बातें हैं ना, वो किसी पर प्रेशर नहीं बना रही है। मोदी जी वो भी इस वक्त में साइड में खड़े हुए हैं। निशाने पर अगर कोई है राहुल गांधी के तो ज्ञानेश कुमार है। और ज्ञानेश कुमार क्या वाकई इस प्रेशर को झेल पाएंगे? और हाइड्रोजन बम अगर आया, चलिए 7 दिन में इस्तीफा नहीं होता है, तो उसके बाद में राहुल गांधी हाइड्रोजन बम लेकर के आएंगे, और हाइड्रोजन बम निकल करके सामने आया तब उनको कैसे बचाएंगे? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्या नरेंद्र मोदी ऐसे में ज्ञानेश कुमार से हाथ खड़े कर देंगे कि भैया अब आप संभालिए, अब सारा मामला जो वो आपके ऊपर आ गया है, अब आप संभालिए? तो क्या हाइड्रोजन बम के बाद में कुर्सी जाएगी? So, first of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. This is another milestone. ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इस ट्रैक पर जा रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को कमजोर करना है या नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना है, तो जहां जहां से उनको ऑक्सीजन मिल रही है, जहां जहां से उनको पावर मिल रही है, या जहां जहां से उनकी सरकार चल रही है, वो पॉइंट्स बंद करने पड़ेंगे। और ऐसे में अगर चुनाव आयोग ये सबसे बड़ा पॉइंट है, तो फिर क्या वाकई इस पॉइंट को बंद करते ही सरकार गिर जाएगी? क्योंकि आपको याद होगा, हाल में ही राहुल गांधी ने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी को समझ गया हूं, नरेंद्र मोदी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, नरेंद्र मोदी, उसको मीडिया ने बहुत बड़ा बना दिया है। ये राहुल गांधी के शब्द थे। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं, इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो, पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। ऐसा दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी ये जो वोट चोरी वाला मसला है, हाइड्रोजन बम जब लेकर के आएंगे तब लेकर के आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कम से कम उनकी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस और होंगी, 2-3 बार वो और सामने आएंगे। क्योंकि जब पहली बार वो सामने आए थे तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे वोट जोड़े जा रहे हैं। अब की बार उन्होंने दिखाया कि कैसे वोट काटे जा रहे हैं। और जो वोट काटे जा रहे हैं, तो इसमें आदमी जहां पर है, जो वोट कटवा रहा है, वो वहां है ही नहीं। कर्नाटका में वोट काटे जा रहे थे, लेकिन कर्नाटका के आदमी नहीं थे वोट कटवाने वाले। ये तस्वीरें देखिए आप,
राहुल गांधी उन लोगों को स्टेज पर ले आए और स्टेज पर ला करके इनकी जुबानी सुनवाया कि हमने तो वोट काटे ही नहीं, हमारे फोन पर कोई ओटीपी नहीं आया और वोट हमारे नाम से कट गए। राहुल गांधी ने कहा कि सब कुछ सॉफ्टवेयर के जरिए किया जा रहा है और यही चीज सीआईडी मांग रही है। सीआईडी यही कह रही है कि जिनके नाम से वोट काटे गए हैं वो मोबाइल नंबर नहीं है, वो मोबाइल नंबर कहीं और है और कहीं और वो मोबाइल चल रहे हैं। और देखिए बड़ी बात यह है कि संभवतः हो सकता है कि मोबाइल नंबर भी अब बदल दिए गए हों। जैसे कि कोई भी मोबाइल है, आपका कोई मोबाइल नंबर है, आप उसको यूज कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर आप उस मोबाइल नंबर को यूज करना बंद कर देते हैं, रिचार्ज नहीं करवाते हैं, आपका नंबर कुछ समय के बाद बंद हो जाता है और फिर वो मोबाइल नंबर किसी और को मिल जाता है, फिर वो शख्स जो है वो नंबर किसी और के नाम पर चला जाएगा। जैसे कि आपके फोन में कोई बहुत पुराना नंबर सेव होगा जिसको आपने फोन कई सालों से नहीं किया हो, और अगर अब आप फोन करेंगे तो अगर वो आदमी उस फोन को अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो बहुत हद तक संभव है कि वो फोन अब किसी और के पास जाएगा, क्योंकि नंबर वही सेम रहेगा लेकिन कंपनी वो नंबर बाद में किसी और को अलॉट कर देती है। तो राहुल गांधी सीआईडी जो कह रही है वो यही कह रही है कि भैया उस वक्त में जो फोन आया था, जो आपके पास में ओटीपी आया, वो कहां था उस वक्त में फोन, क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सारा डाटा रहता है। तो अगर ऐसे में जो पुख्ता सवाल हैं उनके जवाब अगर ज्ञानेश कुमार नहीं दे पाए तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्ञानेश कुमार की वाकई छुट्टी हो जाएगी। और अब तो लोग बोलने लगे हैं, अमित शाह के मंच पर लोग बोलने लगे हैं। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। अब जरा सुनिए आप। करीब 1 महीने पहले मैंने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी और उसमें बताया था कि कौन कौन से वो खास अधिकारी जो सरकार के बहुत ऊंचे ओहदे पर थे लेकिन अचानक से इस्तीफा देकर के चले गए। किसी ने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूं, किसी ने कहा कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, किसी ने कहा कि मुझे किसी बैंक में नौकरी मिल गई, किसी ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, निजी कारणों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और ऐसा कह करके कई लोग निकल गए। तो क्या ज्ञानेश कुमार की भी इसी तरह से किसी दिन कोई रिपोर्ट सामने आ जाएगी? आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन, बहुत माने हुए व्यक्ति रघुराम राजन, लेकिन रघुराम राजन 2016 में आरबीआई के गवर्नर थे और कार्यकाल समाप्त होने से 2016 में उन्होंने खुद दोबारा नियुक्त होने की इच्छा जताई। उनका कार्यकाल खत्म भी नहीं हुआ था लेकिन इससे पहले उन्होंने कह दिया कि नहीं मैं अब इस पद पर नहीं रहने वाला हूं। दरअसल नोटबंदी लेकर के आ रहे थे नरेंद्र मोदी। रघुराम राजन ने कहा कि ये वाला आइडिया मेरे रहते नहीं हो सकता है। रघुराम राजन उन्होंने नोटबंदी से पहले वो इस बात को कह दिया था। आर्थिक नीतियों को लेकर के मतभेद थे मोदी जी में और रघुराम राजन में, क्योंकि वो अलग तरीके से सोच रहे थे, नरेंद्र मोदी अलग तरीके से सोच रहे थे। ये 2016 की बात है, नरेंद्र मोदी को आए हुए सिर्फ 2 साल हुए थे। उसके बाद में दूसरा बड़ा नाम अरविंद सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार। 2018 में इन्होंने अपना पद छोड़ा निजी कारणों से और अकादमिक रुचि के लिए इन्होंने पद छोड़ दिया। सरकार के आप मुख्य सलाहकार हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के आप मुख्य सलाहकार हैं, और आप जो है वो कहते हैं कि नहीं मेरी तो रुचि अब एकेडमी में है, मैं थोड़ा पढ़ाना चाहता हूं। आपको लगता है ये बातें सही होंगी, लेकिन यही वजह उन्होंने बताई थी कि मेरे निजी कारण है और अकादमिक काम करना चाहता हूं, मैं एकेडमी के लिए लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए काम करना चाहता हूं। जीएसटी समेत कई आर्थिक मसलों पर इनके मतभेद थे, ये इस वक्त में चर्चा में रहे और फिर इस्तीफा हो गया। फिर उर्जित पटेल साहब, बहुत बड़ा नाम उर्जित पटेल, रघुराम राजन के बाद में उर्जित पटेल को लाया गया। उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर 2018 में, नोटबंदी के 2 साल बाद में इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। दिसंबर 2018 में व्यक्तिगत कारण बता करके इस्तीफा दे दिया। सरकार से नीतिगत विवाद भी वजह रहा, तो इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया 2018 के अंदर, व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कब तक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत होता है ये देखने वाली बात है। अशोक लवासा चुनाव आयुक्त, जैसे आज चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, इसी कुर्सी पर अशोक लवासा वो बैठे हुए थे 2020 में। 2020 में
एशियन डेवलपमेंट बैंक में नियुक्ति के लिए इन्होंने अपना पद छोड़ दिया। एक बैंक, उसमें नियुक्ति के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव करवाने की, निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जिनको मिली हुई थी, जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए थे, उस कुर्सी को छोड़ करके ये साहब चले गए, अशोक लवासा। देखिए आप, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर विरोधी मत वाली रिपोर्ट और परिवार पर जांच का कारण जो है वो इनका इस्तीफे का कारण बना। तो 2020 में ये देखिए, इनका इस्तीफा इसलिए भी कहा जाता है कि जब 2019 के लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त में ये मोदी जी पर भी कार्रवाई करना चाहते थे। ये बात कई बार जो है दबी जुबान में सामने आई कि मोदी जी पर भी कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन बाकी के, चूंकि हमारे देश में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ में 2 चुनाव आयुक्त और होते हैं, लेकिन तीनों की राय होगी तभी आप प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन ले पाएंगे। बाकी 2 की राय जो नहीं मिल पाई। ये चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सेना को लेकर के और सारी बातों को लेकर के उस वक्त में वोट मांग रहे थे, विपक्ष ने बार बार शिकायत दी उसको लेकर के कि आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें ऑन द रिकॉर्ड किसी ने नहीं की, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा खूब थी कि वो प्रधानमंत्री पर कार्रवाई करना चाहते, लेकिन उनके हाथ बांध दिए गए। इसलिए उन्होंने कहा कि चलिए धन्यवाद, मैं जा रहा हूं। इसके बाद में एक और बहुत बड़ा नाम, अमरजीत सिन्हा, पीएमओ के सलाहकार 2021 में इन्होंने पद छोड़ दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार पद से समय से पहले इस्तीफा दे दिया। इससे पहले पीके सिन्हा और नृपेंद्र मिश्र वो पीएमओ पद से अलग हुए थे। हालांकि नृपेंद्र मिश्र को लेकर के कहा जाता है कि उनको राम मंदिर का काम मिला था, कि राम मंदिर के काम में जाकर के आपको देखना है सब चीजें उस वहां पर किस तरीके से हो रही है, नरेंद्र मोदी को उद्घाटन करवाना है वहां पर चुनाव से ठीक पहले पहले, तो चीजों को थोड़ा सा उस तरीके से मैनेज कीजिए। तो इनका तो एक वो वजह मानी जाती है। हालांकि नृपेंद्र मिश्र पर यह भी आरोप थे कि उस वक्त में राम मंदिर की जब कार्रवाई चल रही थी तो राम मंदिर के कार सेवकों पर गोली चलवाने के जो आदेश थे वो इनके रहते हुए ही आए थे। मुलायम सिंह की सरकार भले ही थी, लेकिन इनके रहते हुए, ये अधिकारी थे उस वक्त में, इनके रहते हुए आए थे। तो अमरजीत सिन्हा पीएमओ के सलाहकार के तौर पर थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब पीएमओ के आप सलाहकार हैं और आप इस्तीफा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के आप सलाहकार हैं। यहां तो कोई अगर किसी विधायक का पीए भी है, विधायक तो छोड़िए, कोई पार्षद का अगर कोई खास आदमी है तो वो भी पीछे नहीं हटता है। वो भी कोठी, बंगले, जमीन जायदाद, प्लॉट, पता नहीं क्या क्या बना डालता है, लेकिन ये छोड़ करके आ गए। अरुण गोयल, एक और चुनाव आयुक्त, 2024 में इन्होंने इस्तीफा दिया। मार्च 2024 के अंदर व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इलेक्शन कमीशन में आंतरिक विवाद व नियुक्ति की प्रक्रिया चर्चा में रही थी। तो देखिए, इसी तरीके से जो है वो खबरें आती है। अभी मार्च 2024 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अचानक से चुनाव से पहले जब इनका इस्तीफा हुआ था तो बहुत सारी बातें निकल करके आई कि मोदी जी ये चुनाव अपने ही तरीके से लड़ना चाहते हैं, फ्री हैंड पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को चाहिए। और आपको याद होगा इस चुनाव में मंगलसूत्र, मुजरा, पता नहीं क्या क्या आया था। तो असीम गोयल ने शायद सोच लिया होगा, भांप लिया होगा कि मैं, अरुण गोयल माफ कीजिए, कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने पहले ही कहा कि आप अपने तरीके से किसी और आदमी को बैठा दीजिए, उनसे चुनाव करवा लीजिए, मैं चुनाव नहीं करवा पाऊंगा, मैं जा रहा हूं। वो चले गए। जगदीप धनखड़, अभी लास्ट नाम जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति के पद पर थे 2025 में। 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे करके, स्वास्थ्य कारणों को बता करके इन्होंने इस्तीफा दे दिया। विपक्ष ने सरकार और धनखड़ के बीच में मतभेद का इशारा किया, लेकिन स्वास्थ्य ही आधिकारिक वजह रही कि स्वास्थ्य खराब है। लेकिन ऐसा स्वास्थ्य कि आज तक पता नहीं चल पाया कि भाई उनका स्वास्थ्य सच में जो है वो खराब था या फिर कुछ और बात थी। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार साहब के साथ में यही सब कुछ होने वाला है, या ज्ञानेश कुमार को मोदी जी बचा करके रखेंगे, 2029 का चुनाव इन्हीं के हाथों से करवाएंगे। हालांकि मुझे संभव दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं से भी राहुल गांधी जिस तरीके से ये वोट चोरी वाली एपिसोड लेकर के आ रहे हैं, इसके बाद में ज्ञानेश कुमार का नाम बचा रह जाए। मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार साहब को जाना ही पड़ेगा, उनका शायद इस्तीफा होगा ही। अब देखने वाली बात यह है कि कब होता है, किस तरीके से होता है, लेकिन
कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री, यहां पर नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, यहां पर ज्ञानेश कुमार की भी बात नहीं है। अगर कोई भी अधिकारी सरकार के लिए इतना सिरदर्द बन जाए या किसी अधिकारी की छवि, सरकार की छवि बिगाड़ने में आड़े आ रही हो, तो फिर उस अधिकारी को जाना ही पड़ता है। कोई भी सरकारें हो, वो फिर उस अधिकारी को लेकर के नहीं चलते हैं, उस मंत्री को लेकर के नहीं चलते हैं। फिर इंतजार किया जाता है माहौल को थोड़ा ठंडा होने का, और उसके बाद में माहौल ठंडा होते ही फिर किसी दिन कोई एक लेटर सामने आ जाता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या कहीं पर पढ़ाने जाना है, या पारिवारिक वजह है, कुछ भी एक वजह बताई जाती है, एक लेटर आता है, और वो फिर जो भी अधिकारी होता है वो एक्स हो जाता है, पूर्व हो जाता है। तो देखते हैं कि इस मामले में कहां तक जो है राहुल गांधी आगे चलते हैं और कहां तक नरेंद्र मोदी साहब वो ज्ञानेश कुमार के साथ में खड़े रहते हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।